अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खुर्रम नवाज़ है और करंटली मैं इस वक्त जो है डायरेक्टर हूँ कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस कनाडा में और एमएस न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन में मैनेजमेंट सिस्टम एडवाइज़र हूँ। मेरा जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उसमें मैंने पीएचडी की हुई है यूके से इन लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस में, और इससे पहले जो है मेरे डबल मास्टर्स हैं, वन इन क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी और दूसरा जो है वो अप्लाइड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। जो मेरा कैरियर है उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंशियल हाउस में, एविएशन में, कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में, इसके अलावा ऑयल एंड गैस में। तो ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रहा। इस दौरान में कुछ एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने पहली कंपनी अपनी इस्टेब्लिश की कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग कॉल्ड एज अल्फ़ा कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। तो उसके बेसिस पे फिर जो है वो तकरीबन 12 कंट्रीज़ में जो है मैंने कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग की है, जिसमें कनाडा है, जापान, यूके, यूएई, मिडल ईस्ट तो है ही है, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, मौरितानिया है, तंजानिया है, तो इन सारे, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स। तो इन सब जगहों पे ये कंसल्टिंग ट्रेनिंग भी करता रहा हूँ। बट करंटली जो है आई एम एसोसिएटेड विद दी एमएस न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन प्लस अपनी कंसल्टिंग ट्रेनिंग कनाडा में देखता हूँ। जापान में इट वाज रियली लकी, अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की, मुझे एक स्कॉलरशिप जापानीज़ गवर्नमेंट ने दिया और उसके बाद फिर जो है मैं पाकिस्तान से जापान चला गया और वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पे जो कोर्स था वो मटेरियल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा था। लेकिन जब मैं वहाँ कर रहा था तो उन्होंने एक और सब्जेक्ट हमें कहा कि आप इवनिंग में करना चाहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो जापान जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स में, प्रोसेस मैनेजमेंट में। तो मैंने उसको भी साथ दूसरा डिप्लोमा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में का भी किया। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स बाहर से की हैं, ये पढ़ा है, जो जापानीज़ ट्रेनिंग थी जो मुझे वहाँ पे रहना पड़ा और ये 2 डिप्लोमा किए, परहैप्स दैट इज़ द बेस्ट आई गॉट इट। तो वहाँ पे जो मेरा मेंटल कैलिबर था प्रोफेशन में और उसमें बाकी दुनिया के लोगों से कम्पीट करने में, वो मुझे बहुत ज़्यादा उसका एडवांटेज मिला। जापानीज़ स्कॉलरशिप जो था, मैं उस वक्त पाकिस्तान में मेरी पहली जॉब थी एमको इंडस्ट्रीज़ में, जो बड़ी काफ़ी बड़ी सिरेमिक इंडस्ट्री है। तो आई वाज डूइंग अ जॉब, वन फाइन डे मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉल्ड मी और उसने कहा कि एक स्कॉलरशिप आया हुआ है लेकिन उसके लिए कंट्री रिपोर्ट लिखनी है पाकिस्तान के ऊपर। तो उसने कहा कि वी आर चूजिंग यू। तो मैंने कंट्री रिपोर्ट का 7 दिन का टाइम था, मैंने 3 दिन में कंट्री रिपोर्ट लिखी और अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सबमिट की, क्योंकि उसके बाद वो जानी थी वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। तो वो मेरी कंपनी है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में भेजा, बट सब ये ख्याल कर रहे थे कि मुझे कोई, चूँकि मेरी अप्रोच कोई नहीं थी, कोई मुझे सेलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा कार साथ है, वो जो बाकी सब बहुत सारी और कंट्री रिपोर्ट सबमिट हुई वहाँ पाकिस्तानियों की तरफ से, और जो उसमें लकीली क्योंकि डिसीजन जो था वो टोक्यो गवर्नमेंट ने लेना था। तो अब हुआ ये वहाँ पे कि वो जो कंट्री रिपोर्ट मेरी जो थी वो सबसे टॉप पे आई ऑन द स्कोरिंग। जब वो टॉप पे आई तो टोक्यो गवर्नमेंट ने जो है मुझे टॉप रख लिया और बाकी सब लोग सेकंड और थर्ड पे थे। तो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने इंटीमेट किया कि यू विल बी गोइंग, लेकिन सडनली वहाँ पे ये हुआ कि फिर कुछ अर्से बाद मुझे पता चला कि समबडी एल्स इज़ गोइंग। तो मेरी रिपोर्ट कहीं चली गई है और मेरी जगह कोई और बंदा जा रहा है। तो मैं उस वक्त लाहौर में था, लाहौर से फिर देना रश टू इस्लामाबाद, वहाँ पे गया, ताल्लुकात ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिल रहे थे, है ना, और फाइनली मैं चक्कर लगा रहा था। तो लकीली वन फाइन डे एक बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ कि मुझे ये पता चला कि मैं नहीं जा सकता, और एम्बेसी ने मुझे कह दिया, जापानीज़ एम्बेसी ने, कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी मिनिस्टर का जो था ना, वो भतीजा जो था वो शॉर्ट लिस्ट उन्होंने भेज रहे थे। तो मेरा उन्होंने जो है उसको मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने उसको सेकंड नंबर पे कर दिया, 2 टोक्यो गवर्नमेंट ने फर्स्ट नंबर पे रखा था। तो एक बड़ा अल्लाह ने करम नवाजी की मुझ पर कि मैं एक दिन बड़ा थक हार के, जब सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ था, तो आई वॉन्टेड टू गो बैक टू लाहौर। मैं वापस आ रहा था तो मुहतसिब इस्लामाबाद जो वफाकी मुहतसिब, उसका मुझे ऑफिस नज़र आया। तो ज़ोर की नमाज़ का वक्त हो रहा था, तो मैंने टैक्सी वाले को कहा कि मैंने कहा यार यहाँ पे रखूँ, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ। तो मैंने कहा ज़ोर की नमाज़ पढ़ी। तो अचानक ज़ोर की नमाज़ पढ़ते हुए मुझे ज़हन में ख्याल आया कि यार मैं वफाकी मुहतसिब के ऑफ़िस में हूँ, क्यों ना मैं वफाकी मुहतसिब से ये सेक्रेटरी से ही अपनी प्रेजेंट करूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, आई वॉज फर्स्ट एंड नाउ इन सेकेंड। तो मैं लकीली अंदर गया तो वहाँ पर रिसेप्शन ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू मीट विद वफाकी मुहतसिब और हिज सेक्रेटरी। तो उसने कहा जी वफाकी मुहतसिब तो नहीं है, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है वो वहाँ पे हैं।
तो उस ही थॉट के मैं शायद उनका कोई पर्सनल रिलेटिव हूँ जो मिलने आया हूँ। अल्लाह ने कॉन्फिडेंस दिया। सम हाउ आई गॉट अ चांस टू मीट विद द सेक्रेटरी। मैं गया तो सेक्रेटरी बड़ा हैरान था कि ये ही हुई से, और काफ़ी यही आदमी था, बट ही वॉज़ वेरी नाइस एंड थोरो जेंटलमैन। तो मैं जाके खड़ा, उसने कहा क्या बात है बेटा? तो मैंने उसको कहा कि जी मेरे साथ ये हुआ है एंड आई डिज़र्व फॉर इट। और मैं कहा, उसने फिर जो है वो सेक्रेटरी ने उस वक्त ही पिक्ड अ फ़ोन, उसने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि जी इस तरह से ये खुर्रम साहब मेरे पास आए हैं और इनका ये केस था, व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर। तो उसने कहा जी यार नहीं, इसको हो जाएगा, नहीं हमें पता है केस का। तो वफाकी मौसम सेक्रेटरी ने मुझे उसको कहा कि मैं इनको आपके पास भेज रहा हूँ, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा बेटा आप जाएँ उनको अभी मिले जाके। तो मैंने वापस टैक्सी पकड़ी एंड वेंट टू मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़। वहाँ जाके मैं उनको जो सेक्रेटरी थे वहाँ उनसे मिला। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप वफाकी मोहसिब के रिलेटिव हैं, आप क्यों उनके पास चले गए? तो लेकिन फ्रैंकली कोई रिलेटिव नहीं था, बस अल्लाह ने करम नवाजी की। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि चूँकि वफाकी मोहसिब ने फिर उनको ये भी कहा कि ना आप मुझे इंटीमेट करेंगे ये काम करके, तो वो दे वर थिंकिंग कि भाई ये बहुत ही कोई क्लोज़ है, तभी इनको रिपोर्ट भी देनी है। तो फिर उसी दिन शाम को उन्होंने मेरा केस किया जो है ना कंप्लीट किया एंड दे सेंड इट टू दी एम्बेसी। और मैं फौरी तौर पे वहाँ से फिर एम्बेसी भागा, जैपनीज़ एम्बेसी, वहाँ जाके उनसे मिला। उन्होंने कहा जी हमें अभी इंटीमेशन आ गई है ना, बट नाउ हम आप दोनों लोगों के जो है ना क्रेडेंशियल्स भेज रहे हैं टोक्यो गवर्नमेंट के, दे विल सेलेक्ट इट। तो वहाँ पे फिर भाई अल्लाह ने करम किया कि वहाँ पे अब पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज़ का काम ख़त्म हो गया था, बट जापानीज़ गवर्नमेंट ने दे पिक्ड मी, क्योंकि वहाँ पे जो मेरी कंट्री रिपोर्ट थी उसकी स्कोरिंग सबसे ज़्यादा हाई थी। जापान में जो स्टडीज़ हैं, आई मस्ट से दैट कि जापान की स्टडीज़ लेवल बहुत अच्छा है, और अगर किसी को चांस मिलता है वहाँ पे जाने का तो ज़रूर जाना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि वो जापानीज़ स्टडीज़ एक्सपेंसिव है, तो अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो बड़ा अच्छा है। मुझे भी स्कॉलरशिप मिला था, वो एक जायका है, उसके जो उनकी कोलैबोरेशन थी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, तो उसका स्कॉलरशिप उसके थ्रू मिला था। तो जायका का स्कॉलरशिप है और कुछ इस तरह ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो छोटे स्कॉलरशिप देती हैं। तो किसी को स्कॉलरशिप मिलता है तो ज़रूर जाना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे जापान में आती हैं वो नॉर्मली आती हैं एक तो लैंग्वेज की, क्योंकि उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज उनकी यंग जनरेशन को तो आती है, लेकिन मोस्टली वाइडली इंग्लिश भी नहीं बोली जाती, तो वो थोड़ा सा उसको जापानीज़ सीखनी पड़ती है वहाँ पे। एक तो ये इशू आता है। दूसरा फूड का आता है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो आपको यूज़ टू होना पड़ता है कि उनका फूड जो है उसको आपने ऑप्ट करना है, तो वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ था, बट फाइनली इफ़ समवन कैन एडजस्ट तो उसमें वो एडजस्ट होना आसान होता है, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है। जहाँ तक स्टडीज़ का ताल्लुक है, फिर उनकी मोस्टली स्टडीज़ चूँकि यूनिवर्सिटी लेवल पे जापानीज़ में है, तो इसलिए वो जो है ना हायर स्टडीज़ में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, अनटिल अनलेस कोई कोर्स उन्होंने डिज़ाइन इंग्लिश में किया हो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो कोई ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जब वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो एक सर्टिफिकेशन या कोई डिप्लोमा कोर्सेज़ वो सूटेबल हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रोफेशन क्या है और उस प्रोफेशन में आपने उसको कैसे लेके चलना है। जापान में जो मेरा ख़्याल है कि जो एक दो चीज़ें जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, एक तो ये है कि वहाँ पे वो दे वांट कि भाई जो बच्चे आए हैं वो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे जापानीज़ कल्चर समझाया जाए और फैमिलीज़ के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कराया जाए। तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि वहाँ जिस हॉस्टल में मैं ठहरा हुआ था उसमें 1 महीने के बाद एक फैमिली ने हमें चूज़ किया हुआ था मुझे, और मुझे 1 महीने के बाद अपने घर ले जाते थे। तो वहाँ जाके मैं उनके फूड खाता था, उनके साथ रहता था, 2-3 वीकेंड गुजारता था, एंड द पर्पज़ ये था कि द पीपल अंडरस्टैंड जापानीज़ कल्चर। तो वो जो है उसमें जो है हमें बड़ी अच्छा लगता था कि उसमें जो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती थी, इंटरेक्शन होता था, एंड प्लस जो जापानीज़ लैंग्वेज में भी हमें बोलनी आती थी, तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर था। सेकेंडली जो इंटरेस्टिंग बात थी वो जापानीज़ टाइम पंक्चुअलिटी जो है, दे आर वेरी पंक्चुअल और हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल है, वो अपना काम जो है वो उसके ऊपर फोकस करते हैं और उसमें वो डिले नहीं करते। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने फ़ील की जब हमने इंडस्ट्री में जाना शुरू किया ट्रेनिंग के शुरू में ही, तो ये होता था कि जब सुबह किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, एग्जैक्टली सुबह 8 बजे पहुँचे हैं या 8:30 बजे पहुँचे हैं, तो वहाँ पर वो एक म्यूज़िक लगा देते थे और एवरीबॉडी हैज़ टू मेक द एक्सरसाइज। तो हमें बड़ी एक ना स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी होती थी ना, उसमें बॉडी को स्ट्रेच करते थे। वो ये कहते थे कि आप ट्रैवल करके आए हैं ट्रेन पे या बस पे या आए हैं तो आप ना ड्राउजी हैं,
है ना। तो इसलिए आपको फ्रेश कब करना है। और वहाँ होता भी ये था क्योंकि ट्रेन के सफ़र बड़े लंबे होते थे, तो लोग जो है वो रास्ते में सोते रहते थे, या वो जैपनीज़ किताबें पढ़ते हैं ट्रेन में बैठ के, या वो सोते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है ना वो फिर जाते ही वहाँ पर हर इंडस्ट्री में, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था उसमें कि वहाँ जाके जो है मैंने उसको किया एकदम। एक सिटी था टोको नाम है, उसके मेयर ऑफ द सिटी की हमारी मीटिंग थी। 8 बजे सुबह उसके ऑफिस गए तो उसने हमें बुलाया, और पहले सबसे उसने अपनी टेबल के ऊपर ऑफिस के अंदर छोटा टेप रिकॉर्डर निकाल के रख लिया टेबल पे, एंड स्टार्टेड द म्यूज़िक एंड स्टार्ट डूइंग द स्ट्रेचिंग लाइक दिस एंड दिस वन। और उसने हमें कहा कि आप भी करें। तो हम 10 लोग थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, एंड वी डिड दैट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये, जब मैं पाकिस्तान वापस पहुंचा तो वहाँ पे जिस इंडस्ट्री में मैं था, मैंने जाके वहाँ पे सुबह एक दो दफ़ा उनको समझाया, अपने जो कलीग थे जो मेरे ही लेवल के थे उनको कहा सारे, एंड दे स्टार्ट लाफिंग एट मी कि भाई यार ये क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो आदत मेरी भी ख़त्म होती है एक्सरसाइज करके, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो एक अच्छी आदत है कि आप शुरू में उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे एनकाउंटर हुआ, उनके लिए तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था। ये फरवरी 1995 में जो है, मैं जापान में 94-95 में था, तो फरवरी 95 में वहाँ पे एक सिटी है क्योटो, एंड क्योटो इज़ ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नागोया। नागोया इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग हॉस्टल था, और टोक्यो से क्योटो जो है तकरीबन कोई 800 किलोमीटर के करीब रफली बनता है इन डिफरेंट रूट से। तो वहाँ पे क्योटो में देर वॉज ए वन अर्थक्वेक हैपन। यू नो दैट जो जापान है इज़ नोन फॉर द लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ अर्थक्वेक्स एंड दी वॉल्केनोज। सो वहाँ पे वो अर्थक्वेक आया, तो आप मुझे याद है सुबह कि मैं सुबह फजर के वक्त जो है जो अपने बेड पे लेटा हुआ था, एंड वी वर प्लानिंग टू भी, अभी हमने अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि मेरा बेड जो है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो फर्स्ट आई थॉट आई एम ए ड्रीम, बट देन आई रियलाइज़ कि दी ये जो है ना समथिंग रॉन्ग। तो उन्होंने हमें सिखाया था वहाँ पे शुरू में जाते कि अर्थ को आते हैं तो आपने क्या करना है। तो फौरी तौर पे जो है मैं वहाँ पे पहले तो निकला कि मैं 4th फ्लोर पे था कि नीचे चला जाऊँ और ओपन एरिया में चला जाऊँ। व्हेन आई सॉ दैट वन, तो अर्थ को इतना शदीद था कि सारी दुनिया सारे स्टूडेंट्स जो थे भाग रहे थे उसके बाहर निकलने के लिए। तो मैंने अपने कमरे के टेबल में ही, टेबल के नीचे जो है जो जहाँ पे चेयर अंदर जाती है उसके नीचे उन्होंने कहा था आप चले जाएँ। सो आई वॉज देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। बाद में जब अर्थ को ख़त्म हो गया, देख वो अलार्म बज रहे थे उसमें, तो ये हुआ कि जो है ना उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और जब हमने देखा तो क्योटो जो था इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी जो रोड्स थी वो तबाह हो गई थी, गिर पड़ी थी सारी। जो शिप्स थे बहुत हैवी शिप्स, वो जो सी से रोड के ऊपर आ गए थे, ठीक है, और सुनामी ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, एंड दिस वाज टोटल डिज़ास्टर ओवर देयर। ये हमारे होते हुआ इस अनफॉरगेटेबल, वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल मेमोरी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी उस अर्थ को पहले देखा था ना उसके बाद देखा था। इट्स वेरी हॉरेबल। लेकिन एक आखिरी चीज़ मैं शेयर आपको बताऊं, बड़े इंटरेस्टिंग। जब मैं वहाँ से ये इसके 6 महीने के बाद आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। जब मैं पाकिस्तान आया तो 2 महीने होंगे या तीसरे महीने, तो उनका एक न्यूज़ लेटर आता था। तो एक न्यूज़ लेटर मेरे पास आया जिसके ऊपर लिखा हुआ था क्योटो स्माइल्स आर बैक, और उस पे जो है वो उन्होंने दिखाया हुआ था कि वो क्योटो जो ऑलमोस्ट 90% वर डिमोलिश्ड एंड डिस्ट्रॉयड वाज ब्रांड न्यू क्रिएटेड इन 6 to 7 months टाइम। इट वाज अ जैपनीज़ विल। एक और चीज़ जो जैपनीज़ में हमने बड़ी इन्जॉय की, फूड के फिर हम आदी हो गए थे, हमने ख़ुद खाना पकाना शुरू कर दिया वहाँ पे, वो तो था। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो ये थी कि जैपनीज़ बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पे करते रहते हैं, जैसे फेस्टिवल्स हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये किया हमारे जब हम वहाँ पे थे, तो फेस्टिवल्स में कैसे करते हैं, आपने शायद टीवी पे अक्सर देखा होगा कि जो है ना वहाँ पे उनके वो ड्रैगन्स पकड़े होते हैं और वो फ्लैग्स डिफरेंट सिटीज़ के और सारा कुछ, और वो बाकायदा लाइनों में जा रहे होते हैं। हैपहैज़र्डली ऐसे नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पे रैलीज़ होती हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। तो हर रैली के हर जो लाइन लगती है और वो ट्रैवल करते हैं, वॉक करते हैं मेजर रोड्स के ऊपर, और ड्रमिंग हो रही होती है और सारी दुनिया देखने आई होती है। इट्स अ मार्वलस सीन ओवर देयर। लेकिन वो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो ये था कि हर
जो लाइन लगती है उसके सामने उनको जो लीड करता है वो वहाँ पे वो फॉरेन स्टूडेंट करता है। तो जैसे मेरे केस में ये हुआ कि मैं वहाँ पे उसको एक लाइन को मैं लीड करा था, तो आई वॉक विद दैम ऑलमोस्ट उस वक्त 9-10 किलोमीटर्स। उस पर सारा ड्रमिंग हो रही थी एंड द पीपल वर डांसिंग एंड ऑल दिस, लेकिन मैं उसको लीड करा था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस वक्त हमारे हाथ में हमारे अपने झंडे होते हैं, तो मैंने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ था। तो वो जो लीड करते हुए हम गए और पीछे लोग देख रहे थे और सारा कुछ था, वो द फीलिंग ओवर देयर वाज आउट ऑफ द ब्लूज़। एक और इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जब हम जब लाहौर से जापान जा रहे थे, तो हमें ये कहा गया था कि आप एक अपना नेशनल ड्रेस प्रॉपर्ली लेके आएँ और उसके साथ कुछ जूता वगैरह लेके आएँ। तो मेरे पास उस वक्त जो हमारे पास जो गोल्डन एक खुस्सा जो है, मेरे पास एक शलवार कमीज़ थी और एक वेस्ट कोट थी, लेकिन एक खुस्सा में गोल्डन कलर का जो बिल्कुल हमारे ऐसे मुड़ा हुआ होता है आगे से, बड़ा फैंटास्टिक, वो मेरे पास था। तो आई टुक इट विद मी ओवर देयर। वहाँ पे फिर एक इवेंट में, वो था नेशनल ड्रेस इवेंट, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी ड्रेस पहने, सारे पहन रहे थे। तो मैंने वो शलवार कमीज़ पहनी, वेस्ट कोट पहना और उसके बाद नीचे वो खुस्सा पहना। अब वो खुस्सा पहनने के बाद तो वो क्या कर रहे थे कि पूरे लोगों को ना वन बाय वन फॉरेनर्स को स्टेज पे बुला रहे थे कि वो उसने कुछ कहना होता था अपने कंट्री के बारे में, प्लस फोटोग्राफ्स उतरती थी। तो मैं जब मेरी बारी आई, मैं स्टेज पे पहुंचा वहाँ पे, तो जो हमारी टीम को जो इंस्ट्रक्टर असाइंड था, ही वाज आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, यामादा सन उसके कहते थे हम, जापानीज़ था। वो भागता हुआ ऊपर नीचे से, नीचे तकरीबन कोई 200-250 डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे, जापानीज़ बहुत ज़्यादा थे। तो आई वाज ऑन द स्टेज एंड जस्ट टॉक्ड अबाउट द पाकिस्तान। तो वो दौड़ता हुआ आया और आके ना उसने मुझे तो नहीं उठाया, लेकिन उसने मेरी टांग को उठा के लोगों कहते हैं कि सी दिस। अच्छा, तो वो इतना इम्प्रेस था, तो वो दुनिया हैरान होगी। तो मेरी तस्वीरें कम उतरी, मेरे खुस्से की तस्वीरें बड़ी उतरी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात हुई उसके बाद, तो वो इवेंट ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो यमादा सन जो था हमारा इंस्ट्रक्टर, वो मुझे उसने 2-3 दफ़ा कहा कि आई रियली लाइक योर शूज़, इट इज़ वेरी मार्वलस। तो उसके कोई महीने के बाद उसने हमें एक लंच दिया अपने घर में सारी टीम को। तो मैं भी गया, तो मैंने सोचा इसको बड़ा अच्छा लगा है और एक पाकिस्तान की ट्रेडिशन है, तो मैंने उस खुस्से को बड़ा साफ़ वगैरह करके डब्बे में रखा एंड आई गेव इट टू हिम, है ना। उससे 2 दिन पहले हम ट्रेनिंग पे थे, तो मैंने उसको कहा ये मेरी तरफ से तुम्हारी गिफ्ट है। तो वो बड़ा इतना ऑब्लाइज थी, इसकी कहानी। 2 दिन के बाद जब हम उसके खाने पे उसके घर गए, तो उसकी फैमिली को भी मिले वहाँ पे, जापानीज़ फैमिली को। तो उसने कहा कम हियर, आई वांट टू शो यू समथिंग। तो मैं जब गया वहाँ पे, तो उसने एक बड़ा उनका शो केस था। उस शो केस में उसने मेरा खुस्सा ऐसे लगाया हुआ और उस पर लिखा हुआ था माय फ्रेंड नवाज सन, क्योंकि सन उसमें दोस्त को कहते हैं कि मिस्टर कहते हैं, तो नवाज सन फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसे ऐसे लगाया हुआ। तो उसने कहा कि ये मेरी मेमोरी है फॉर माई लाइफ। तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ उसको, दैट वाज मार्वलस मोमेंट। एक और चीज़ जो वहाँ पे हमने देखी वो थी गार्बेज की, जो कचरा है उसका एक इशू वहाँ पे आता था, क्योंकि लोग ये करते थे कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो होती शुरू में, वो लोग किसी कॉर्नर पे, गली की कॉर्नर पे जाके डंप कर देते थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। बहुत सारे लोग जो थे नीडी थे, वहाँ से अच्छी चीज़ें उठा के भी ले जाते थे अपने घरों के लिए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि जब ये बहुत ज़्यादा सूरत हाल बढ़ी, तो गवर्नमेंट ने उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई। और अब उसमें यही था कि उसमें, क्योंकि वो एनवायरमेंटल कॉन्शियस है, जापानीज़ को एक फ़ियर भी है, और वो फ़ियर ये है कि अगर अर्थ सी लेवल अगर इंक्रीज़ करता है, तो जापान क्योंकि ओवरऑल आइलैंड है, इट कैन सबमर्ज इनटू दिस वन। तो दैट्स वाई वो वॉल्केनो से और उससे बहुत घबराते हैं। तो ये जो गार्बेज है, ये वेस्ट है, इट्स हेल ऑफ ब्लडी प्रॉब्लम फॉर देम। तो उन्होंने उसका हल ये निकाला कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के लिए उसकी डिस्पोजल और उसकी सेग्रीगेशन उन्होंने कोशिश की है कि लोग उसको खुद करें, और वो इस तरह से सेग्रीगेशन हो, जिसके लिए उन्होंने डिफरेंट कलर के जो है उनको वो जो है ड्रम्स दिए हुए हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड, और वो उसमें चीज़ें डंप करते हैं कि वो किस में क्या जाएगा। घर से ही वो शुरू होते हैं एंड देन दे पिक इट ऑन द डिफरेंट डेज़, जो गवर्नमेंट की म्यूनसिपैलिटी आती है और उसे डिस्पोज ऑफ करती है। ये एक ऐसा मार्वलस सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, दो स्टिल देयर इज़ ए प्रॉब्लम, लेकिन ये एक अच्छा मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक और प्लेजेंट सरप्राइज़ मेरे लिए था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो ये था कि जो फैमिली मुझे पिक करने आती थी वीकेंड के ऊपर और मैं उनके साथ जाता था, एक दिन वो मुझे पिक करने आए तो पूरी फैमिली थी, उसमें उनके बच्चे भी थे ग्रोन अप, और उनके साथ मैं बैठा तो गाड़ी में उनका जो घर था वो तकरीबन को 1.5 आवर्स की ड्राइव पे था। तो जब मैं गाड़ी में बैठा तो आफ्टर सम टाइम द जेंटलमैन स्टार्टेड ड्राइविंग अ कार, तो मुझे जो आम की खुशबू आनी शुरू हुई, जैसे हमारी चौंसा आम की खुशबू होती है,
और मैं थोड़ी देर तो बर्दाश्त करता रहा कि मैंने कहा हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन वो आम की खुशबू मुसलसल बढ़ रही थी। तो फिर थोड़ी देर चलते हैं तो मैंने उस बंदे को, जो ड्राइवर था, ही वॉज द फादर ऑफ़ द फैमिली, है ना, हेड ऑफ़ द फैमिली, उसको मैंने कहा कि मुझे मैंगोज़ की खुशबू आ रही है। तो वो एकदम खिलखिला के पड़ा। तो उसकी साथ वाली ड्राइविंग सीट पे जो है उसकी वाइफ बैठी हुई थी। उसने कहा, आई टोल्ड यू ऑन द वे कि इफ़ ही इज़ ए रियल पाकिस्तानी ही विल नो अबाउट द मैंगोज़। तो फिर उसने मुझे कहा कि येस आई हैव ब्रॉट चौंसा फॉर यू। ओके, तो मैंने बड़ा हैरान हुआ कि इसको कैसे पता है सारा कुछ कैसे। तो फिर उसने मुझे बताया ही वॉज़ ए वेरी बिग बिजनेसमैन। तो उसके कुछ काउंटर पार्ट जो थे वो पाकिस्तान में थे। तो उसने बताया कि हर समर सीज़न में वो वहाँ से उनसे जो पाकिस्तानी आम मंगवाता है, और सिर्फ फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए। तो उसने कहा कि मुझे ये पता था कि यू विल बी कमिंग, और तुम्हें हमने चूज़ किया हुआ था, तो मैंने अपने दोस्तों से जो है वो चौंसे आम की पेटियाँ मंगवाई हैं। तो वो उसकी डिक्की में पड़ा हुआ था। कहता हमने वो पिक किए हैं और पिक करके तुम्हें लेने आए हैं। नाउ वी आर टेकिंग यू टू होम। तो हम खाने के बाद साथ ये 2 दिन ये चौंसा एंजॉय करेंगे। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा सरप्राइज़ था।